आज स्टार्ट होगा अपना क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्योजन। ठीक है, यानी कि दोबारा से जुड़ जाना, शुद्ध तरीके से अगर हम समझे तो ये क्या हो जाएगा? पुनर्योजन। आपकी 4th यूनिट स्टार्ट हो गई है आज से। कौन से पेपर में से? फर्स्ट पेपर में से। फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रो की जगह है ना, मॉलिक्यूलर है सॉरी। ये फर्स्ट ईयर। आपके पेपर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बायो एंड बायोटेक। ठीक है, और अब ये जो पेपर है वो आपका फिनिश होने वाला है इस यूनिट के खत्म होते ही। ठीक है ना, ये यूनिट क्या है? पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी, या उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजन, या इसको कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस तकनीक का ओवरव्यू, यानी ये तकनीक कैसे काम करती है, क्या होता है इसका पूरा। ठीक है ना, देखो भाई, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका वैसे तो आपको बताया था बीटी कॉटन का। ठीक है ना, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए होता क्या है। या बीटी कॉटन या कोई भी समझो, कोई एक ऑर्गेनिज्म है ए, ठीक है, उसका डीएनए होगा। उस डीएनए के अंदर क्या है? डीएनए के क्रियाकारी टुकड़े को क्या कहते हैं? जीन, है ना। डीएनए का वो सेगमेंट जो आगे आरएनए बनाएगा और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, उस क्रियाशील भाग को डीएनए को क्या कहते हैं? जीन। पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन बनाने में काम में नहीं आता है, केवल डीएनए का कोई छोटा सा हिस्सा काम में आता है। तो हमें तो केवल वही टुकड़ा चाहिए ना, इतने बड़े डीएनए का क्या करेंगे? जैसे एक डीएनए क्यों इतना छोटा सा ही, क्यों इतना बड़ा डीएनए होता है, हम पूरा डीएनए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? यूकैरियोट्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर अगर एक जीनोम को खोल दिया जाए, एक जीनोम का मतलब अगुणित गुणसूत्रों का समूह, अगुणित गुणसूत्रों का समूह मतलब 23 गुणसूत्रों के अंदर जितना डीएनए अगर उसे खोला जाए तो पूरी पृथ्वी ढक जाएगी, केवल एक मनुष्य के 23 गुणसूत्रों में से निकाले गए डीएनए से। इतना बड़ा डीएनए होता है, यही बात समझ में। जैसे आपने मान लीजिए जैसे आधा किलो 1 किलो का पपीता, उसका डीएनए अगर निकाला तो वो पूरा, ये कमरा है ना आपका हॉल जिसमें आप बैठे हो, ये पूरा कवर हो जाएगा, इतनी चटाई जैसी बिछ जाएगी। इतना बड़ा डीएनए होता है एक पपीते के अंदर, मर्ज रहता है वो, किसकी वजह से? न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है ना, डीएनए कैसे घुमा हुआ रहेगा? हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से पढ़ा होगा। H1 H2 ये H2 H3 H3 1 H4 इस तरीके से होते हैं, और फिर इसमें डीएनए ये होगा ऐसे। ठीक, और फिर इस डीएनए को होल्ड करने के लिए ये होती है H1 हिस्टोन, ये होती है H2A H2B H3 और H4, 4 इस तरफ 4 इनके पीछे, इस तरीके से 8 हिस्टोन प्रोटीन की बॉल होती है जिसके ऊपर डीएनए घुमा हुआ रहता है, और फिर इनको होल्ड करने के लिए, संभालने के लिए H1 हिस्टोन होती है। ऐसे बहुत सारे गोले जैसे बन जाते हैं ऐसे, और ये फिर ऐसे डीएनए मर्ज होता है किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। ऐसे होती है डीएनए की कंडीशन। तो ये होती है क्या? डीएनए की पूरी पैकेजिंग बोलते हैं इसे, ये सेकेंड यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा है। अब बात करते हैं आगे कि इस डीएनए के छोटे से टुकड़े को हमें निकालना है। यहां से क्या करना है? हमें निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम डीएनए को काटेंगे। देखो भाई, डीएनए की कंडीशन ये है, हमने खोल लिया, इसकी कॉइलिंग वॉइलिंग खत्म कर दी। ये कॉइलिंग थी ना इसकी, मतलब घुमाव था इसमें, कुंडलन था। हमने इसका ये छोटा सा हिस्सा ले लिया है इस तरीके से। अब हम इसे कट करेंगे। काटने के लिए इसको कहाँ पर कट होगा, कौन काटेगा?
क्या है ये? जैविक चीज है, तो उसको काटने के लिए बिल्कुल सही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या नाम है उसका? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वैसे तो। एंडो और एक्सो दोनों में अंतर होता है। एंडो का मतलब है जो अंदर जाकर के कट करे, और एक्सो मतलब जो बाहर से कट कर दे, ऐसे बाहर से कट लगा दिया। एक तो ये है कि हमने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, ये एक्सोन्यूक्लियस हो गया, लेकिन हम इसमें अंदर फंसा करके फिर इसको काट रहे हैं बाहर की तरफ निकाल के, तो उसे क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? जैविक कैंची या रासायनिक चाकू, कुछ भी कह लो। जैविक कैंची कहते हैं इसको या चाकू कहते हैं। जैविक कहीं कहीं पर इसको रासायनिक, केमिकल ही तो केमिकल है इसके अंदर, रासायनिक कैंची या चाकू। ये आप लोगों से एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि जैविक कैंची या रासायनिक चाकू का दूसरा नाम बताइए, किसे रासायनिक चाकू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का दूसरा नाम बताइए, तो कई बार याद होता है तो सही लिख के आते हैं, नहीं तो टप्पा मारे आते हैं, कुछ भी अगल बगल का जो समझ आया वो लिख के, ऐसे नहीं आना है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हर जगह काम नहीं करेगा। ये कहाँ काम करेगा? जहां पर इस डीएनए में खंड होंगे, उन खंडों का नाम क्या होगा? पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। जैसे या जैसे ATGC है ना, इनके क्रम ऐसे होंगे उल्टा सीधा। जैसे समझो एक वर्ड मैं आपको बोलूं, मैडम, पढ़ो इसको, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, बराबर है कि नहीं? बोलो, इधर से पढ़ोगे तब भी सीधा पढ़ना, मैडम ही लिखने में आएगा, इधर से पढ़ोगे तब भी मैडम ही आएगा। जैसे कवक, इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो, दाएं से बाएं पढ़ो या बाएं से दाएं पढ़ो, है कि नहीं है? तो अब इसी तरीके से यहां पर भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ है GCATCG या GC है, इधर हो गया। इधर से करो इसको, इधर क्या होगा? इसमें इसके सामने क्या आएगा भाई? एक तरफ खंड में डीएनए में ये लगे हुए हैं, ठीक है, तो डीएनए के दूसरे वाला हिस्सा आपको पता है ना, ये अगर 5 से 3 है तो दूसरा वाला इधर होगा ना, ऐसे बोलो। इसकी 5 से 3 की दिशा इधर से, 3 से 5 दिशा इधर है, तो इसकी 3 से 5 दिशा इधर है। इसी ऐसा ही तो होता है। डीएनए को क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? प्रति समानांतर स्थिति होती है ना। तो अब इधर भी क्या होगा? ऐसा ही तो होगा। देखो यहाँ क्या आएगा? C, यहाँ क्या आएगा? G, इधर क्या आएगा? T, यहाँ क्या आएगा? A, यहाँ क्या आएगा? C और फिर G। बोलो, यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो, बराबर बैठी कि नहीं बैठी बात? GCATGC। तो अब और इसको पढ़ लो इधर से, GCATGC, इस दिशा में पढ़ो या उस दिशा में पढ़ो। इस तरीके के डीएनए के खंड होते हैं, यहाँ या यहाँ, इन दोनों तरफ के खंड ऐसे ही होगा, यहाँ भी होगा ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो भी खंड होंगे वही ओरिजिनल जीन होती है। हर जीन के, देखो नेचर ने क्या गजब व्यवस्था करी हुई है। डीएनए का जो मुख्य जीन है, उस जीन के दोनों साइड में ये पैलिंड्रोमिक डीएनए वाले हिस्से पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने डाल दिया, वो यही कट कर सकता है। यहां भी ऐसे ही होगा, GC, GCAT, GC, तो इधर भी यही कंडीशन होगी, GCAT, GC, यही काम करेगा वो, बस और कहीं नहीं आएगा। दोनों तरफ से कट कर दिया तो इन दोनों खंडों के बीच में जो हिस्सा है वही तो हमारा ओरिजिनल जीन है। इसी से हमें एक प्रोटीन चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल देंगे। पहले इसका डीएनए निकाल लिया,
डीएनए निकालने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया। डालने के बाद अब वो कट करेगा। कट कहाँ कैसे करेगा, देखो भाई ये कट सीधे सीधे, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि ऐसे बराबर के कट मिले, नहीं, क्योंकि इसको आगे जाके दूसरी जगह मर्ज होना है, ठीक है, वो भी देखेंगे कहाँ। तो ये ऐसे कट नहीं होता, ये इस तरीके से कट होगा, इसको ऐसे काटा जाएगा यहाँ से, यानी कि इसकी कंडीशन ये होगी, मुख्य जीन तो आ गई यहाँ हमारी ये वाली, इसको मैं ऐसे बना देती जिससे आपको समझ आ जाए। मुख्य जीन तो ये रही, और यहाँ ATGC में से ना ये रह गए अनपेयर्ड हिस्से, मतलब बंधन इस तरीके से टूटा। अब क्या होगा, ये आसानी से कहीं भी जाके मिलेगा, मान लो ये इसके पास, ये जाकर के किसी दूसरे डीएनए में हमें मर्ज करवाना है, तो इसको भी ऐसे ही काटा जाएगा, इसके इन खंडों से ये खंड जाके मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर मिलेगा ऐसे, और ये वाला हिस्सा इधर मिलेगा, क्योंकि ये ही तो है डीएनए जो हमने काटा है, ये वाला। बोलो आया समझ में, हो गया ना मर्ज। तो इस तरीके से इसको काटा जाता है, इसे ब्लंट एंड नहीं स्टिकी एंड कहते हैं, चिपचिपे सिरे। चिपचिपे क्यों भाई, इसके बंधन पूरा नहीं है ना, तो किसी न किसी से बॉन्डिंग करने की तैयारी करेगा, किससे जुड़ा ये जाकर के, यही समझना है। ये पैलिंड्रोमिक डीएनए इस तरीके से मिल गया, कट लग गया। कट लगने के बाद हमें साहब यहां से इस तरीके से ये डीएनए प्राप्त हो गया, ये खंड, ये जीन हमें प्राप्त होगी, जिसको हम आगे जाकर के मर्ज करें। अब समझना, ए है ये, ए से निकाला और हमें डालना है ये सी में या बी में डालना है। बी के डीएनए तक आप इसको सीधे सीधे नहीं पहुंचा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी का सहायक यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक वाहक। क्या लेना पड़ेगा, वाहक, ठीक है। वाहक के रूप में क्या लिया जाए, सबसे बेस्ट होता है प्लाज्मिड। वाहक वैसे बहुत टाइप के होते हैं, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, लैम्डा फेज, M13 फेज, M13 फेज। इसके अलावा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यीस्ट का भी होता है, उसे बोलते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है ना। यीस्ट में से निकाला गया, YAC BAC, ये है उसका फुल फॉर्म का मतलब। सबसे बेस्ट प्लाज्मिड को माना जाता है, क्यों, प्लाज्मिड बाकियों की तुलना में छोटा होता है। सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम, तो आगे क्या होगा, इसमें प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड क्या, सबसे बेस्ट प्लाज्मिड को ही लिया जाता है, क्यों, क्योंकि बाकियों की तुलना में काफी छोटा होता है। छोटा होगा, उसको निकालना आसान है, उसको मेंटेन करना आसान है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसके अंदर प्लाज्मिड कहाँ से लिया जाता है जनरली प्लाज्मिड, ऐसे तो और भी बहुत सारे जीवाणु वगैरह हैं, सबसे बेस्ट प्लाज्मिड जो यूज किया जाता है वो लिया जाता है TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड, प्लाज्मिड शब्द का मतलब क्या होता है, किसी जीवाणु के मुख्य जीनोम या डीएनए में से टूटकर बना हुआ एक छोटा सा छल्ला जैसा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। आगे बात समझ में, ये प्लाज्मिड क्या करेगा, TI क्यों नाम दिया गया, TI मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर मतलब गांठ, किसी पौधे के अंदर आपने कई बार देखा होगा गांठ जैसी बन जाती है, करंज के पेड़ में देखा होगा गांठें बन जाती हैं, पत्तियों में गांठें बन जाती हैं, ठीक है। तो इन गांठों को क्या कहते हैं, ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या कर रहा है, कोशिका वृद्धि बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, वहां से ट्यूमर को बढ़ाने वाले जीवाणु में से निकाला गया था, तो उसे TI प्लाज्मिड बोल देते हैं, ठीक है।
इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है ना। PBr322 ऐसे याद किया जाता है, PBr322, ठीक है ना। ये BR ये साइंटिस्ट थे, बोरमैन एंड रोजेन, ये नाम लिखवा दूंगी मैं पूरा आपको। उनमें से निकाला गया प्लाज्मिड था 322। ये वर्ड देखो साइंटिस्ट अपने हिसाब से दे देते हैं कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर किया। मतलब ये जो प्लाज्मिड निकाला गया, इसकी शक्ल ऐसी लगती है देखने में, गोल गोल छल्ला, आई बात समझ, ऐसे द्विसूत्रीय DNA का टुकड़ा छोटा सा। अच्छा 322 इसलिए इसका मतलब ये है कि उन्होंने 321 एक्सपेरिमेंट इससे पहले किए थे। ये जब निकाला तो ये उनका 322वां एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। ये प्लाज्मिड निकाल लिया, इसको इसके साथ ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहले इसको भी तो काटना पड़ेगा, जहां खाली जगह नहीं होगी वहां कोई बैठेगा कैसे, सीधी बात है ना। सरकार भर्ती तभी निकालेगी जब पहले पुराने वाले रिटायर हों, है कि नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, ठीक है, कि इसमें भी कट लगता है। एक बात, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको काट के आ रहा है वही इसको भी काटेगा, क्योंकि उसे पता है कितनी जगह से कट लगाना है, कहाँ लगाना है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप दाता और वाहक दोनों के DNA को काट सकते हैं। मतलब यहाँ इसका मुख्य DNA नहीं है, ये DNA का टुकड़ा है, अतिरिक्त DNA है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये दोनों जोड़े जाएंगे। देखो पहले तोड़े जाएंगे फिर जोड़े जाएंगे। ये हिस्सा तो पहले से है, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए कौन काम में आएगा, लाइगेज। वेरी गुड, ये पूछा जाता है कई बार। ये ना कई बार साइंटिस्ट लेवल के जो होते हैं पेपर वगैरह, उनमें कई सेक्शंस में होता है ना, तो जब जो एक नॉर्मल कॉमन सेक्शन होता है थ्योरेटिकल, उसमें पूछ लेते हैं कि DNA की रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एंजाइम है, तो सब जल्दीबाजी में क्या लिख के आ जाते हैं, पॉलीमरेज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नहीं, कुछ हो ना हो, काटना किसी चीज को आसान है, जोड़ना मुश्किल है। बताओ, टेबल हो, कुर्सी हो, कोई भी चीज हो, विध्वंस करना तो बहुत आसान है। एक डायनामाइट लगाओ, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग क्या, पहाड़ का पहाड़ उड़ जाएगा। लेकिन प्रकृति ने उसे बनाया कितने टाइम में होगा, जोड़ना मुश्किल है। तो जो मुश्किल है वही इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लाइगेज हो जाएगा, ठीक है ना। कोई हमें तब तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक हम खुद डिस्टर्ब होना नहीं चाहते, ठीक है। आगे दोनों जुड़ गए, जुड़ने के बाद इसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी। भाई ये तो था ही ना, यहाँ पे इसकी कंडीशन ये थी ऐसे, ठीक है। इसमें आकर के ये वाला DNA ऐसे मर्ज हो गया है, ये इसको हाईलाइट कर दिया। आप लोग दूसरे पेन से अगर बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, इसमें DNA ऐड हो गया, ठीक है। ऐसा DNA यानी कि ऐसा प्लाज्मिड जिसमें किसी दूसरे का DNA मर्ज है, ऐड है, उसे क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट DNA या पुनर्योगज DNA। आगे बात समझ में। अब इस DNA का क्या किया जाएगा, क्लोनिंग। क्या की जाएगी, क्लोनिंग। क्लोनिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, इसके अंदर इसमें डाला जाएगा, इसको फिर ऐसे बहुत सारी कॉपी बनानी ना, तो क्या होगा, इसको ऐसे सीधा किया जाएगा और सीधा करने के बाद इसकी कंडीशन ऐसे, इसको बीच में से तोड़ दिया।
तोड़ने के बाद क्या होगा, इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, ऊपर वाले के और इधर ये नीचे वाले के अलग अलग हो गए ना। तो अब क्या होगा, अगर ये 5 to 3 है तो यहाँ पे इस दिशा में नया बनेगा, और अगर ये फिर 3 to 5 है तो इस पर यहां ऐसे बनेगा, इस दिशा। ये 3 to 5 था तो इसमें इस दिशा में बन गया, नया वाला बन गया, इसके ऊपर बना। तो इस तरीके से जब नया बनेगा, हाँ ये बना ना, ये 3 और ये 5, ये पुराना वाला था, ये वाला हिस्सा यहाँ चला गया और ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, दोनों के ऊपर बन गए नए। ठीक है, जब ये नए बनेंगे किसकी प्रेजेंस में, कैसे बनेंगे, इनको डीएनए, एक डीएनए से कितने बने, ये एक डीएनए था, एक से कितने बन गए यहाँ पे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो बन गए, फिर दो से ऐसे 4 5 6 से बनाते चले जाएंगे। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आप लगभग 200 300 या 1000 तक डीएनए नए बना सकते हैं। ये डीएनए जो होंगे वो कैसे होंगे, जिनमें ये मर्ज होगा। आई बात समझ। तो आपको जो डीएनए चाहिए था, क्यों, क्योंकि हर बार एक ही डीएनए को लेकर के चले तो रास्ते में दम तोड़ गया या उसका केमिकल कंपोजिशन बिगड़ गया तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस कैसे होगा। आई बात समझ में। तो विकट समस्या है, ठीक है, बहुत सारे लेने पड़ते हैं। ठीक है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कब होगी, इसमें क्या आएगा, थर्मस एक्वाटिकस टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाला जाता है। कौन सा, टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कहां से मिला ये टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है ना, थर्मस मतलब गर्म पानी के झरने से, एक्वाटिकस पानी में रहने वाला एक जीवाणु था। ठीक है, उसे थर्मस एक्वाटिकस कहते हैं। आप लोग रिजॉइन कर लीजिए।